हेलो एवरीवन। बैंकिंग में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, रूरल क्रेडिट कॉरपोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स सहकारी साख संस्थाएं। इसके अंदर मैं आपको बेसिक मीनिंग और फीचर्स बता चुकी हूँ। आज हम इसके फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सहकारी संस्थाओं के कितने रूप हैं, ये रूप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले डायग्राम के बेसिस पर इसको देख लेते हैं। पहला है आपका प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ, दूसरा आपका केंद्रीय सहकारी बैंक, तीसरा आपका राज्य सहकारी बैंक। अब इन तीनों को भी दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। या तो इसको पार्ट्स बोल दीजिए या फिर इसको प्रकार बोल दीजिए। तो प्राथमिक सहकारी साख समितियों के 2 प्रकार हैं। पहला है आपका प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ, दूसरा है आपका प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समितियाँ। इन दोनों के बारे में हम आज पूरा डिफाइन करेंगे। इट मीन्स आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ, उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं, कार्य क्षेत्र एक्सेट्रा। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका केंद्रीय सहकारी बैंक। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका शुद्ध केंद्रीय सहकारी बैंक और दूसरा है आपका मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक। जो आपका तीसरा फॉर्म है कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन का, वो है राज्य सहकारी बैंक। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या इसके 2 प्रकार हैं। पहला आपका सहकारी प्रादेशिक बैंक, दूसरा आपका मिश्रित प्रादेशिक बैंक। तो सहकारी साख संस्थाओं के कितने रूप हैं? 3 रूप, प्राथमिक, केंद्रीय और राज्य। आज हम क्या पढ़ेंगे? केवल प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ, ये कितने प्रकार की हैं, इसकी सदस्य संख्या, कार्यक्षेत्र सीमा। इन पॉइंट्स की मैंने आपको फ़ोटो भेज दी है, तो ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि आपके टोटल 16 पॉइंट्स हैं शायद। अब वो 16 पॉइंट ज़रूरी नहीं वो तीनों में ही हों, कुछ पॉइंट्स होंगे। तो इन पॉइंट्सों को आप साथ के साथ या तो बुक में मार्क लगा लेंगे या कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और बेटर यही होगा कि आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर किताब उठाने की ज़रूरत ना पड़े और फटाफट आप अपने नोट्स में से याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सहकारी साख संस्थाओं के रूप का पहला प्रकार, प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ। सबसे पहले हम इसके अर्थ को ही देख लेते हैं कि प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ क्या होती हैं। प्राथमिक का मतलब जिनको सबसे पहले लेवल पर अधिकार प्राप्त है। किसका? साख समितियाँ, लोन देने का। अब ये प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ कितने स्तर पर काम करती हैं? ये गांव में 2 स्तर पर काम करती हैं। पहली वो जो केवल कृषि फील्ड में लोन देती है, और दूसरी वो जो नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में लोन देती है। तो पहले हम प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ यानी कि वो समितियाँ देख लेते हैं जो किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का काम करती हैं। इसकी विशेषताओं को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें दे रखा है सदस्य संख्या। देखिए, ये गांव में ग्रामीण स्तर पर है, तो कोई भी 10 व्यक्ति इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि न्यूनतम सदस्य संख्या इसकी कितनी है? 10, और अधिक से अधिक कितनी है इसकी? 100। ये ध्यान रखेंगे, जैसे आपका पार्टनरशिप था उसी तरह से इस प्रकार की सदस्य समिति में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 व्यक्ति होंगे। लेकिन सारे के सारे व्यक्ति हमारे बालिग होंगे, यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। और इसके जो है 75% सदस्य किसान होने अनिवार्य हैं। तो सदस्य संख्या आपको क्लियर हो गई। 10 न्यूनतम, 100 अधिकतम, सभी की उम्र 18 से ऊपर, और इस समिति में 75% किसान होने चाहिए। दूसरा है इसका कार्यक्षेत्र की सीमा। इसका कार्यक्षेत्र केवल गांव तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि ये किसानों को ऋण देने का काम करते हैं। तीसरा, पंजीकरण कराना इसमें अनिवार्य होता है। और पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? ध्यान रखेंगे, राज्य के सहकारी अधिनियम के अंतर्गत इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। 4th पॉइंट आता है इसमें दायित्व। ये ग्राम व्यवस्था में चलाई जाती है, तो छोटे आकार की समिति इसमें होती हैं, लेकिन इसके जो दायित्व हैं वो सीमित भी होते हैं और असीमित भी होते हैं। अगर ये गांव में बड़ी आकार की है, लार्ज स्केल की है, तो फिर दायित्व आपका सीमित होगा। तो ध्यान रखेंगे दायित्व में क्या है। अगर ये छोटे स्तर की है तो सीमित और असीमित दोनों प्रकार के दायित्व इसमें हो सकते हैं। लेकिन अगर ये बड़े आकार पर काम कर रही है तो इसके सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सीमित होगा। प्रबंध संचालन, यानी कि काम करने वाले जो इसके प्रबंधक हैं वो किस तरह से काम करेंगे। तो इसके लिए 2 प्रकार की कमेटी बनाई जाती है। पहली तो साधारण सभा और दूसरी प्रबंध समिति। ये साधारण सभा क्या होती है? सुनेंगे ध्यान से कि प्रत्येक सदस्य इसमें इस समिति का सदस्य होगा और हर सदस्य को अधिकार देने का मत देने का अधिकार होता है। ये जो साधारण सभा है साल में एक बार बुलाई जाएगी, और इसके काम क्या हैं? इसमें 5 से लेकर 9 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। सिलेक्शन 5 से 9 सदस्य का होता है। ये
आपका जो बैलेंस शीट है उसको स्वीकार करती है और उसी पर अपने रूल्स को बनाती है। और अंकेक्षण का मतलब पता है ना, चेक होती है। वो बैलेंस शीट पहले स्वीकार होगी, चेक होगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग विचार किया जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, इस पर ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है उसका निर्धारण करती है साधारण सभा में, उसका निर्धारण किया जाता है। और प्रत्येक सदस्य कितना लोन दे सकता है ये निर्धारण किया जाता है। इसमें नियम, उपनियम और उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सारी इसके अंतर्गत किया जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर ये अपने सदस्यों को निकाल भी सकती है। तो प्रबंध और संचालन में हमारा सबसे पहली सभा कौन सी थी? साधारण सभा। ध्यान से सुन लेंगे। प्रत्येक सदस्य इस समिति का सदस्य होता है। सभी को अधिकार होता है कि वो वोट दे सकता है। ये सभा साल में एक बार बुलाई जाती है। और इसके जो सदस्यों की नियुक्ति होती है 5 से लेकर 9 सदस्य साधारण सभा में होने अनिवार्य हैं। बैलेंस शीट को स्वीकार करती है, उसको चेक करती है, फिर उसी पर अपने विचार देती है। इसमें जो है ऋण पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है और ये भी डिसाइड किया जाता है कि प्रत्येक सदस्य कितना लोन प्रोवाइड करा सकती है। इसमें आपके रूल्स रेगुलेशंस और उसमें क्या क्या चेंजेस होने हैं वो भी कर सकती है। और आवश्यकता पड़ने पर ये अपने सदस्यों को बाहर निकाल भी सकती है। अब सेकंड आता है इसमें प्रबंध समिति। ये प्रबंध समिति ये आपके जो रेगुलर वर्क होते हैं, हर दिन का काम, उसका अरेंजमेंट करती है। इसमें भी आपके 5 से लेकर 9 सदस्य होते हैं। और लेकिन इनका जो 5 से 9 सदस्य हैं ये साधारण सभा के जो आपके सदस्य होंगे वो प्रबंध समिति का चयन करेंगे। समझ में आया? जो 5 और 9 सदस्य आपके साधारण सभा के मेन हैं वो आपकी प्रबंध समिति का चयन करेंगे। अब इसका क्या काम है? जमा को स्वीकार करना, लोन देना, लोन की व्यवस्था करना, फिर जिसको लोन दिया है उससे वापस लेना, हर दिन जो जो काम किया जाता है उसको अरेंज करना, पूरे साल में कितनी इनकम करनी है, कितना खर्चा करना है वो देखना, बैलेंस शीट बनाना, नए सदस्यों की नियुक्ति करना, और फिर जो न्यू स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना, उन पर कंट्रोल करना, जो आपका रजिस्टर है उसको डेली चेक करना, और साधारण सभा की मीटिंग बुलाना अगर ज़रूरत पड़ रही है तो प्रबंध और संचालन के अंतर्गत आपके 2 पॉइंट्स हैं, साधारण सभा और प्रबंध समिति। अब तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? प्राथमिक सहकारी साख समिति को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो कृषि और एक गैर कृषि। कृषि का हमारा मेन एक्सप्लेनेशन चल रही है जिसमें हमने सदस्य संख्या पढ़ ली, इसकी कार्यक्षेत्र पढ़ लिया, पंजीकरण हो गया, दायित्व, प्रबंध और संचालन हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मताधिकार। इसके अंतर्गत हमने मत का पढ़ना है कि कौन कौन मत दे सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति मत दे सकता है, उसके द्वारा खरीदे गए अंशों पर कोई निर्भर नहीं है, सभी को हक है मत देने का, लेकिन एक सदस्य केवल एक बार ही मत देगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पूंजी। अब ये जो समिति है वो पूंजी किस तरह से प्राप्त करती है? पूंजी प्राप्त करने के पास 2 तरीके हैं, एक तो इंटरनल सोर्स जिसको आंतरिक स्रोत बोला है, और दूसरा बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में समिति के अंदर जितने भी सदस्य होंगे उनसे करेगी। अब वो सदस्य क्या, जैसे अंश पूंजी हो गई, कोई मेंबर बना तो उससे फीस ले लिया, सदस्यों ने जितने पैसे जमा किए, अब उनका जो प्रॉफिट हुआ होगा उसको रिजर्व में डाला होगा, तो ये क्या है? आंतरिक सोर्स है। बाह्य सोर्स में या तो सरकार से लोन ले लिया, या किसी व्यक्ति से लोन ले लिया, किसी केंद्रीय संस्था से लोन ले लिया। अगर कंपनी से, संस्था से या समिति से बाहर के सदस्यों से लोन लिया है तो वो बाह्य स्रोत के अंतर्गत आएगा। और आंतरिक स्रोत में सदस्य का प्रवेश शुल्क, उनकी अंश पूंजी, उनके द्वारा कमाए गए लाभ का हिस्सा, और सदस्यों ने जितना पैसा जमा किया है वो इनकी पूंजी प्राप्ति के साधन हैं। अब 8 पॉइंट आता है ऋण नीति। ये लोन देने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं? तो ध्यान रखेंगे इन के अंतर्गत ऋण केवल ये अपने फर्म के सदस्यों को ही देते हैं, जो इस फर्म का सदस्य नहीं है उसको ये लोन नहीं देंगे। ये समिति प्रोडक्शन काम के लिए लोन ज़्यादातर देती है, लेकिन बाई चांस कभी कभी अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए भी लोन देती है। लेकिन वो अनप्रोडक्टिव वर्क कैसे होते हैं? बिल्कुल लीगल और धार्मिक हो, यानी कि सामाजिक और धार्मिक हो। जैसे कोई भी धार्मिक उत्सव हो गया, कि समाज के कल्याण के लिए कोई लोन दे दिया, इस तरह के लोन ये देती है। अब इनके ऋण जो हैं वो केवल अल्पकालीन और मध्यकालीन होते हैं, ये दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड नहीं कराती। ऋण देने के बदले में कुछ न कुछ जमानत के तौर पर रखती है। किसान को ऋण देगी तो फसल रखेगी, उनकी संपत्ति रख लेगी, उनका अनाज रख लेगी, या उनके आभूषण रख लेगी, और ऋण की वसूली जो है फसल की कटाई के बाद ही की जाती है। तो ऋण नीति में सबसे मेन था कि अपने सदस्यों को ही ऋण देती है, उत्पादक कार्य के लिए ऋण देती है, अनुत्पादक में केवल सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए देती है। और ये अल्पकालीन और मध्यकालीन 2 प्रकार का ऋण देती है। ऋण के बदले में जमानत रखती है, और ऋण की वसूली फसल के बाद ही होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका उद्देश्य क्या है।
तो इनके जो 5 उद्देश्य हैं मेन, सबसे पहला उद्देश्य है ये लोन जो प्रोवाइड कराती है, अल्पकालीन और मध्यकालीन लोन प्रोवाइड कराती है, उस पर जो ब्याज की दर है वो क्या है, निश्चित है। दूसरा, लोन तो देगी जो सदस्य होंगे, लेकिन जमा सदस्यता और गैर सदस्य दोनों की स्वीकार करती है। इनका मेन मोटिव है कि जो सदस्य हैं या जो सदस्य नहीं हैं, बचत की भावना को जागृत करना, किसानों के लिए बीज, खाद, कृषि यंत्र और जितने भी उनकी ज़रूरी वस्तुएं होती हैं उसको उचित मूल्य पर दिलवाना या उसकी अरेंजमेंट करना, और डेली की जो भी यूजेस के सामान हैं वो सारे अरेंज करना। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य है। इनकी ब्याज की दर कितनी होती है, ध्यान रखेंगे, सामान्यतः 12 से 15% के बीच में होती है। 12 से 15% के बीच में इनकी ब्याज की दर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ का वितरण। अब जिस समिति में अंश पूंजी नहीं है उसका जो प्रॉफिट है वो तो रिजर्व में डाल दिया जाएगा, लेकिन अगर अंश पूंजी है तो 25% तो सुरक्षित कोष में और बाकी का 75% जितने भी अंशधारी हैं उनको बांट दिया जाएगा। और लेकिन 75% सारा नहीं बटेगा, 75 में से 10% तो अच्छे काम के लिए जाएगा, जैसे दान हो गया, धर्म हो गया, और बाकी का जो 65% है वो अंशधारियों को मिलेगा। तो लाभ का वितरण जो पॉइंट है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि अंश पूंजी सीमित है तो फिर क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि जितनी उनकी शेयर कैपिटल है उसका 25% तो उसको सुरक्षित कोष में डालना है, बाकी का जो 75% है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 10% दान धर्म में और बाकी का 65% अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर ये समिति अंश पूंजी वाली नहीं है तो सारा का सारा आपको कहाँ डालना है, सुरक्षित कोष में डालना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें निरीक्षण और अंकेक्षण। अब भाई व्यापार कर रहे हैं तो हिसाब किताब तो रखेंगे, पुस्तक बनाएंगे, तो हिसाब किताब के लिए एक रजिस्ट्रार होगा और उसको निरीक्षक या अंकेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और ये निरीक्षण का कार्य कौन करेगा, संघीय केंद्रीय बैंकों के अंडर में होता है और हर साल एक बार निरीक्षण होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पंच निर्णय। कोई भी अगर समिति के सदस्यों में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए पंचायत रखी जाती है, यानी कि 5 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और उन्हीं का निर्णय मान्य होता है। इससे श्रम, समय और धन का खर्च नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अविलंब अधिकार। कई राज्यों में जो ये समितियाँ होती हैं वो शेष धनराशि वसूल करने के लिए अविलंब अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि अगर किसी को लोन दिया और वो बंदा लोन की राशि नहीं दे पा रहा तो इस अविलंब अधिकार में ये है कि उसकी किसी भी संपत्ति पर अधिकार कर सकता है। तो अविलंब अधिकार समझ में आ गया कि अगर किसी सदस्य द्वारा ऋण नहीं अदा किया गया तो समिति उसकी संपत्ति पर क्या कर सकता है, अधिकार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सदस्यता का परित्याग। अगर कोई भी सदस्य इस समिति को छोड़ना चाहता है तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भर कर देगा और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा सभी के द्वारा मान्य किया जाएगा तो उसने जितनी पूंजी इस समिति में लगाई है वो पूंजी उसको वापस कर दी जाएगी और वो इस सदस्य से हट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समिति का भंग किया जाना। अगर रजिस्ट्रार चाहे जिसके अंडर में इस समिति का रजिस्ट्रेशन किया है या फिर ये समिति किसी इलीगल वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, लगातार इसको लॉस हो रहा है, तो इस दशा में रजिस्ट्रार क्या कर सकती है, इस समिति को भंग कर सकती है। जिस तरह से पार्टनरशिप भंग होती थी ना उसी तरह से समिति भी भंग की जा सकती है। अब आपके प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के 16 पॉइंट्स हैं, इसकी विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति है ये स्टार्ट कब से हुई थी और इसका वर्तमान में क्या कार्य चल रहा है। महाजन और साहूकार के बाद इस समिति का स्टार्टिंग हुई थी। तो बेसिकली सन 1950 में जो इस समिति की संख्या थी वो 1 लाख से ऊपर थी, लेकिन किसी कारणवश जब इनकी कार्यप्रणाली में कोई कमी आई तो ये संख्या 2001 में घटकर 1 लाख ही रह गई थी। 1950-51 में इनकी जो प्रदत्त पूंजी थी यानी कि स्टार्टिंग अमाउंट थी वो कितनी थी, 8 करोड़, और जितनी डिपॉजिट थी 4 करोड़ इसकी डिपॉजिट थी। तो ये जो थी 2006 तक इसकी जमा राशि पर लोन दिया गया। लोन देने के बाद ये लोन की अमाउंट आपकी 34 करोड़ से भी 34,000 करोड़ से ऊपर हो गई। तो पिछले 10 सालों में जो कृषि इसके काम करने के तरीके में या इसने जो भी किया होगा उससे क्या है, गिरावटें आती चली गई। तो कृषि सहकारी साख समिति निरंतर अब कम होते जा रहे हैं, इनकी जमा राशि भी घटती जा रही है, ऋण भी घटती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 2015 से तो लगभग कम ही हो गई है। तो आगे आने वाले भविष्य में शायद ये समितियाँ बिल्कुल ही बंद हो जाएं। तो हमने सहकारी साख संस्था का
पहला पॉइंट प्राथमिक सहकारी साख समिति के पढ़ा। इसके अंदर हमारी 2 समितियाँ थी। आज हमने क्या पढ़ा? केवल प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति पढ़ा। आज हमने गैर कृषि साख सहकारी समिति नहीं पढ़ा। तो जितना आज आपको कराया गया है आप उसको ध्यान से देख लेंगे। फर्स्ट का जो सेकंड पॉइंट है वो आपको कल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेंगे।